नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एमपी के चुनाव पर आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम भी है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जाएगी वैसे वैसे सियासी पारा जो है वो गर्माता जाएगा और हमारे स्टूडियो का पारा भी ऐसे ही गर्माता चला जाएगा। तो पहले आपको खबर बता देते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 110 से 130 सीटों पर पहली सूची 15 अक्टूबर को जारी करने जा रही है। दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में इसे लेकर बैठक हुई। शनिवार को दूसरे दिन बैठक होगी। सभी 230 सीटों पर दो सूचियों में उम्मीदवारों के नाम तय करने की तैयारी है। यानी 2 दिवसीय बैठक है, उसकी ये बात चल रही है। पहली सूची 110 से 130 उम्मीदवारों की हो सकती है। पूरी खबर देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक हुई। 2 दिवसीय बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा की है। फिर से हमारी बैठक होगी। अभी मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, इसमें चर्चा के बाद फिर से बैठक करेंगे, तभी सीटों को फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी सूची की घोषणा करेंगे। हम उस रफ्तार से चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को हम अपनी सूची की घोषणा कर सकें। जितनी चर्चा हो उतना अच्छा है, क्योंकि चर्चा में नई चीजें उभर कर सामने आती हैं। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने बैठक में हुई बातचीत की जानकारी दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समन्वय बनाकर चल रहे हैं। इससे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत की तरफ कदम बढ़ा रही है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सिर फुटअव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है। वहीं दूसरा आत्मविश्वास का है। वह आत्मविश्वास मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के आशीर्वाद का है। वो आशीर्वाद प्रदेश की जनता का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों का बजट खा गए। यह ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। सुरजेवाला ने कहा कि हमें यह विश्वास है कि पहले नवरात्रे पर विजय की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सरफुटअव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। कांग्रेस की पढ़ो पढ़ाओ योजना पर बीजेपी के सवाल उठाने पर कमलनाथ ने कहा कि उनके झूठे वादे, 20,000 झूठी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता झूठे वादे और घोषणाओं से थक गई है। अब कुछ दिन बचे हैं, जनता राहत का इंतजार कर रही है। उनके झूठे वायदे, 20,000 झूठी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, इसीलिए तो ये बौखलाई हुई है। झूठे वायदे, झूठे घोषणाओं से मध्य प्रदेश की जनता अब थक गई है। अब समय 30 दिन बचा है, जनता राहत की इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची में वर्तमान विधायकों के साथ ही 66 हारी सीटों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की 7 अक्टूबर को हुई बैठक में 140 नामों पर चर्चा की गई थी। श्राद्ध पक्ष में सूची जारी करने को लेकर कई नेता पक्ष में नहीं थे, इसलिए पार्टी ने अभी तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की है। उधर बीजेपी ने अभी तक 136 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि 94 नामों पर विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनावी मौसम में इंतजार इस बात का है कि भाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची कब आने वाली है और क्या जो सूची आएगी वो नेता ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टक्कर दे देंगे। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कई योजनाएं ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की जो केवल एक ख्वाब बनकर रह गई हैं, जनता राहत का इंतजार कर रही है। लेकिन असल में जनता जिसको चुनेगी, अपना वोट देगी, वही सत्ता पे काबिज होगा।
किसमें कितना है दम, हम समझ लेते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। मनोज पंडित जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका। के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कुलदीप मलिक नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने आवाज़ से हमसे जुड़ रहे हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ार भाई सबको है, इंतज़ार कब ख़त्म होगा। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कुलदीप जी, सबको इंतज़ार है, 3-3 सूची भारतीय जनता पार्टी ने दे दी और आप जो है अभी तक अपने जो महारथी हैं वो उनको तय नहीं कर पाए, क्या वजह है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी दिखा गया कि भाई श्राद्ध के चलते सूची को जारी करना कुछ लोगों ने कुछ मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे भिन्न विचार थे, तो इसी वजह से सूची आ जाएगी। और भाई सूची तो आनी है, इसमें तो कोई बड़ा कोई इशू नहीं। अब तो ये देखो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी जल्दी और कितने भारी बहुमत से वहां पे जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली। अब तो इस बात का इंतजार करो, सूची का इंतजार ना करो। पंजाब में भी आप ऐसे ही इंतजार कर रहे थे, इंतजार ही रह गया। गुजरात में भी ऐसे ही दावे किए जा रहे थे, दावे ही रह गए। जी रविंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सहमत है। हमने पंजाब में भी ऐसा ही सपना देखा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पंजाब का सीन और मध्य प्रदेश का सीन बिल्कुल अलग है। एक तो आज से 5 साल पहले जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, वो जो जनता ने अपना हक दिया था वो जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर इन्होंने किस तरीके से फूट डाल गए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक तो ये पब्लिक को पता। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और खास तौर से मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा, आदरणीय शिवराज चौहान जी मामा के नाम से जो है पुकारा जाता है। और गंभीरता से मैं बता दूं कि भाई ये मामा वो थे, कंस मामा थे जिन्होंने केवल 7 हत्याएं की थी। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान का तो व्यापम घोटाले में ये आरोपी थे और लोगों ने इनकी जांच कुलदीप जी, एक बात जो आपने कही कि बनी तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो लोग अपने नेताओं का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, वो जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? नहीं श्रीमान जी, इसमें नेताओं का भरोसा जीतने वाली तो कोई बात ही नहीं। ये तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता भाई इस टाइप की जो है कोई बात है। और जनता का भरोसा क्यों नहीं जीतेंगे, मुझे एक बात बता दो। देखो रविंद्र जी, मेरी बात पूरे होने दो। हाँ। और मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ आज पूरी देश की बात कर रहा। इस देश के अंदर 70% तो किसान है, एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है, 100 करोड़ 10 करोड़ इस देश में कर्मचारी है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इनसे जो है किसान नाराज। आपने किसानों का प्रदर्शन देखा, किस तरीके से किसानों की शहादत हुई। इस देश में युवा, आदरणीय मोदी जी छाती ठोक ठोक के ये कहते हैं कि भाई ये देश युवाओं का देश है, मैं भी सहमत हूं। लेकिन 2 करोड़ युवाओं को ये रोजगार दे रहे थे, इनसे जो है युवा भी नाराज है। अभी 1 तारीख को हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कर्मचारियों को देखा, इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी थे और राज्य सरकार के कर्मचारी थे। वे पुरानी पेंशन को एमपी में कैसे जीतेंगे? एमपी में क्या रणनीति अभी जब सूची नहीं आई आपकी? अरे श्रीमान जी, मैं रणनीति तो बता रहा, ये वोट डालने वाले युवा होंगे, किसान होंगे, कर्मचारी होंगे। जब ये सारे के सारे भाजपा के विपक्ष में है तो ये वोट क्या देंगे? ये भी कई बार देखा है ना कि भीड़ जो है हमेशा वोट बैंक में तब्दील नहीं होती है, तमाम भीड़ इकट्ठी होती है। खैर, हम अब मनोज जी आपके पास आते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, और आप दूसरे मतलब कांग्रेस या दूसरे दलों पर ही निर्भर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है। क्या वजह है जो इस तरह की चीजें लग रही हैं कि सांसदों को आपको उतारना पड़ रहा है कई जगह? नहीं रविंद्र जी, आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सांसदों को उतारना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, ये सब चीजें आप और जहां जहां उतारते हैं वहां फेलियर हो जाते हैं। कहाँ फेलियर है आप मुझे बताइए। इससे पहले कहा एमसीडी में कितने लोग लगे रहे, कन्वेंसिंग में लगे रहे, घर घर गए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नहीं, आप समझिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी आपको मात दे गई। नहीं, देखिए ये जनता, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बनी थी रविंद्र जी, उन्होंने ये बोला अभी जनता का नहीं, मैं बताऊंगा आप नेता तोड़ ले गए, ऑपरेशन लोटस चला दिया आपने। नहीं, आप ये देखो, जो जनता का फैसला है वो सर्वमान्य फैसला है और वो सबको मानना भी चाहिए। हम भी मानते हैं, औरों को मानना चाहिए। तो एमपी में जनता का फैसला था? नहीं, ओके, अरे भाई आप बताइए, जब उनके सारे असंतुष्ट लोग हमारे साथ आ गए तो हम क्या कहें?
भाई ठीक है, आप अगर अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ, पूरे 5 साल गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा ही रहा। हाँ। सरकार के मंत्री तोड़ तो नहीं पाए, सरकार वहां के तो सामने कामयाब हमें नहीं हो तोड़ने की पाए। आवश्यकता नहीं, हमने तो यहां भी नहीं तोड़े। वो तो कहा था सचिन जी ने कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमने तो यहां भी नहीं तोड़े, हम वहां भी नहीं तोड़ते, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। अच्छा, आप तो देखिए हमारा महाराष्ट्र में क्या भारतीय हुआ? जनता पार्टी का इतिहास महाराष्ट्र देखिए, में क्या हुआ? अटल गोवा में बिहारी क्या हुआ? वाजपेयी जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि महाराष्ट्र में मैं क्या हुआ? ऐसी सरकार गोवा में को, क्या हुआ? आप सुनिए तो सही, वही तो। मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा जिस सरकार में कहीं कोई षड्यंत्र हो। हम उस परिपाटी वाले लोग हैं, उस परिपाटी पे आगे चलते हैं। रही बात दूसरी, हम लोग एमपी की बात करें, मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, अच्छी बात है, सपने देखने का अधिकार सबको है, आप भी देखो, किसने रोका है आपको? पर लेकिन जब आप अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित नहीं कर पाए, अभी तक चयन नहीं कर पाए, अभी तक सिर्फ इस बात में लगे हैं आप कि कहां कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग हमारी तरफ आ जाएं, जिनको हम टिकट देकर चुनाव लड़ा दें, तो इस सोच पे ये लोग लगे, इसके आगे इनका भविष्य कुछ है नहीं। और रविंद्र जी, दूसरी बात, आपको चुनाव लड़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, आपको मुद्दे चाहिए होते हैं, आपको योजनाएं चाहिए होती हैं, आपको क्या काम करेंगे जनता के बीच में आप 5 साल में, वो सब आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ, आपके पास ये आजकल तैयारी मुख्यमंत्री लोग कहाँ कर रहे हैं? आजकल तो तैयारी सारी पीएम जी कर रहे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री ही चेहरा होते हैं विधानसभा के चुनाव में भी, हमारे पास प्रधानमंत्री ही चेहरा होते हैं एमसीडी जैसे चुनाव रविंद्र में। जी, हमारे पास चेहरा तो है, तो इनके क्या पास तो चेहरा ही नहीं है। अब आने आप वाले ये बताइए, आने हमारे वाले पास समय चेहरा में- है कम से एक कम, मिनट, सुन तो इनके लीजिए, पास चेहरा ही नहीं सुन तो है। लीजिए, आने वाले समय में क्या जनता सारा का सारा थैंक यू पीएम को बोलेगी, सीएम को नहीं बोलेगी? सीएम की अपनी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, वो सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाएंगे कि जो कहा जा रहा है बस उतना करना है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि हर व्यक्ति का एक अपना कार्य क्षेत्र है। आपका कार्य है एंकरिंग करना। अगर आपको बोल दिया जाए कि जाओ जी आप पीछे कैमरा चला लो, तो आपको नहीं चलाना नहीं, आएगा, हम चला क्योंकि लेंगे। आप एक्सपर्ट हैं, हम चला ठीक है? लेंगे। तो मेरा हम लोगों मानना को ये सारा काम सिखाया कि जाता है, भारतीय सर। जनता पार्टी में सारा काम कोई सिखाया जाता नेता है। नहीं है, हमको आप सारा कोई काम नेता सिखाया नहीं जाता है, सब कार्यकर्ता है, चाहे कोई भी हो। और ये इस बात को साबित करता है कि कोई चाहे केंद्र में मंत्री हो, चाहे कोई राज्य में मंत्री हो, चाहे कोई कहीं हो, अगर पार्टी का आदेश है कि जाके चुनाव लड़ना है और जनता के बीच में खड़ा होना है, तो हर व्यक्ति खड़ा होगा और काम करेगा। नहीं तो विजय वर्गीय जी कहाँ खड़े हो रहे थे? खैर के शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। ये जितनी बातें हैं कि कोई भी काम सौंपिए कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा। नहीं तो विजय वर्गीय साहब ये कहते कि अरे हम कहाँ जाएंगे डोर टू डोर हाथ जोड़ने। तो ये डोर टू डोर जाने की प्रथा खत्म हो गई थी शायद भारतीय जनता पार्टी में, और ये बात पीएम को समझ में आ गई। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप अपने आप को कोई बहुत बड़ा सूरमा ना समझें, जनता के साथ जाएं, जनता के बीच जाएं, सरकार की योजनाएं बनाएं। ये इस बात के संकेत हैं या नहीं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी डाउन टू अर्थ सबको लाना चाहते हैं। ये उनका काम करने का तरीका है। ये मंत्रियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में ले जाना कोई उनकी मजबूरी नहीं है, एक नई स्ट्रैटेजी है। जी। वो व्यक्ति कोई काम बिना सोचे नहीं करता, और जनता को ये पता चलेगा कि सब जितने सीनियर लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात जो अभी मनोज जी ने कही कि कांग्रेस के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अब राहुल नहीं, अगर गांधी, ये बात इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस के पास कार्य योजना नहीं है तो हिमाचल के चुनाव कैसे जीत गई, कर्नाटक का चुनाव कैसे जीत गई? हिमाचल का चुनाव मैं बताता हूँ ना रविंद्र जी, कैसे जीते हिमाचल का अभी तो चुनाव। सवाल अभी तो सवाल हमें केके जी से ले लीजिए। देखिए, एक दो चुनाव जीत जाना भारत को जीत जाना नहीं है। कांग्रेस ने उसकी खुशी मना ली, लेकिन हारने की खुशी कहीं नहीं मनाई। कांग्रेस जो कार्य योजना बनाती है, राहुल गांधी वहां जहां भी बोल जाएंगे वे खत्म करके आ जाते इंडिया हैं। अलायंस ने एक रणनीति तैयार की है कि जितने भी 28 दल आपके साथ हैं, उनमें से जब कोई कैंडिडेट 2024 की बात कर रहे हैं हम लोकसभा की, जो भी कैंडिडेट उतरेगा वो एक कैंडिडेट होगा, बाकी दल अपना कैंडिडेट वहां नहीं खड़ा करेंगे। क्या ये रणनीति कामयाब नहीं होगी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ऑरा इतना बड़ा है कि जितने इकट्ठे हो जाएं ये, जब लोकसभा की बात आएगी, जब प्राइम मिनिस्टर की बात आएगी, तो वोटर देखेगा एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ मोदी है, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, ये मोदी की तरफ समेत चले जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं। डॉक्टर कुलदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप जी,
जी जी, एक तो मुझे ऐसा लग रहा आपके कि जो पास 22 कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री को कवर कर सके, तो कम से कम ऐसे नेता होने चाहिए आपके पास। रवीन जी, एक बात बताओ, मैं तो ये कह रहा जी, प्रधानमंत्री नेता भी कोई बन सके और प्रधानमंत्री भी कोई बन सके, और आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में एक नेता नहीं, हमारे पास में तो नेताओं की लाइन है। और रही बात अभी मेरे से पहले जो भाई साहब थे, ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी का ओरा ऐसा है। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा, बस एक सूचन कर रहा, नरेंद्र मोदी का ओरा ऐसा था। 2014 में इसी टाइप का नरेंद्र मोदी जी का ओरा था, और उसी ओरे के बेस पे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये ओरा ये बता रहा था कि ये देश में सत्ता का परिवर्तन की है, व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, जिस तरीके की नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी। लेकिन मान्यवर ये बता दो, आप तो मेरे से एज में भी बड़े हैं, आप अनुभव भी मेरे से बड़े हैं। जिन जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए थे, उन तो कोई मुद्दे पूरे हुए नहीं। कहाँ भ्रष्टाचार किया, कहाँ महंगाई गई, कहाँ 100 करोड़ रोजगार के, कहाँ गंगा की सफाई गई, एक भी मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा नहीं किया। हाँ, नरेंद्र मोदी जी एक ही काम करते रहे कि वो पहले भी देश के लोगों को एमपी में कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग? जी, एमपी में कितनी सीटें हासिल करेंगे? एमपी में इतनी सीटें हासिल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले और उनके समर्थक सोच नहीं सकते कि कितनी सीटें आ सके। नहीं, आप दावा तो कर दीजिए, बता दीजिए, ताकि आने वाले समय में याद रखें कि भाई इतना दावा किया गया था। नहीं श्रीमान जी, मैं दावा करके आने वाले टाइम में क्यों फंसूं? आप मुझे फंसा लोगे। मैं कह रहा इतनी सीटें आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी वाले सोच नहीं सकते, और जो इनके समर्थक चलिए हैं। यही सवाल नहीं, मनोज डॉक्टर पंडित जी से। कुलदीप, मनोज पंडित जी, कितनी सीटें आ रही हैं? आप कुलदीप जी उनकी समझिए, सपने देखने का अधिकार सबको है देश में, सब सपने देख सकते हैं। ठीक आप है, भी कितनी देखिए, सीटें आ रही हैं? कोई दिक्कत अरे नहीं है। कुलदीप, कितनी हम सीटें पाएंगे? पूर्ण बहुमत की कुलदीप जी, एक सरकार मिनट। बनाएंगे, और इतिहास, जो इतिहास गुजरात में दोहराया गया, वो इतिहास मध्य प्रदेश में भी दोहराया जाएगा। देखते तो रहिए आप, किसने मना किया आपको? कितनी सीटें हासिल कर रही है भारतीय जनता आपको पार्टी? बहुत बहुत नहीं, एक मिठाई का डिब्बा आपके घर भी, ठीक है ना? मनोज जी, कितनी सीटें हासिल कर रहे हैं? आप भाई, हम बहुमत से, आप ही देखिए कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के कगार पे खड़े हैं, और हमारा चीजें हम लोग लगे पूरे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और हम जनता के बीच जाके जो हम लोगों ने काम किए वो हम जनता को बता रहे हैं कि ये हमने 5 साल काम किए और आने वाले 5 साल में ये काम हम करेंगे। के शर्मा जी, अगर बीजेपी के लिए चुनौती हुई एमपी के चुनाव में, तो वो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं? और कांग्रेस का अगर सबसे ज्यादा वीक पॉइंट हुआ तो वो क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ने एक जातिवाद की बात करी है, जातिगत जनगणना, उससे कांग्रेस को लाभ नहीं होगा। जी। क्योंकि कांग्रेस बहुत वर्ष सत्ता में रही, तब इन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? और वो सोचिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है कि जातिवाद से दूर रहना चाहिए, जातियां समाप्त होना चाहिए। अब उसके उलट राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उससे हम जीत जाएंगे, तो वो सही जगह नहीं है। मेरे ख्याल में अपना विचार उन्हें परिवर्तित करना चाहिए। और कुलदीप जी, मैं आपसे एक बात और कह दूं कि रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता। रोजगार का मतलब होता है कि उसको रोजी रोटी मिले। और वो आप स्वरोजगार और रोजगार को जोड़ देंगे एक साथ? रोजगार है, स्वरोजगार भी रोजगार है। स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर देना, जैसे स्टार्टअप से इतने लोगों को रोजगार मिला, ये मानी रखता है। देखिए, ये स्टेटमेंट ऑनलाइन ऑनलाइन है, तो सब दिख रहा है, जनता सुन रही होगी इसको। तो आप जो भी बोले स्वरोजगार और रोजगार में अगर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी चीज है। नहीं, स्वरोजगार के अवसर अगर कोई सरकार प्रदान कर रही है तो मुझे पॉजिटिव चीज मानता हूं। रविंद्र जी, आप मुझे नहीं, बताइए। वो एक अलग चीज है, पॉजिटिव चीज मानते हैं, लेकिन रोजगार और स्वरोजगार आप एक ही मानते हैं? ये तो एक बड़ा सवाल हो गया। मेरे हिसाब से इस बात को तो युवा सुनना चाहता है। नहीं, एक मेरे हिसाब से बिल्कुल एक ही बात है। रोजगार क्यों करता है आदमी? रोटी के लिए, मकान के लिए, और वो स्वरोजगार से मिल रहा है, तो उसमें अंतर क्या है? चलिए, कुल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था हमारे पास, लेकिन ये है कि सबकी अपनी अपनी रणनीति है, नीतियां हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। जनता किन बातों से सरोकार रखेगी? अगर वाकई स्वरोजगार और रोजगार एक ही हैं तो फिर सरकारी नौकरियां क्या खत्म हो जाएंगी, ये भी मान लिया जाना चाहिए। और जिस रोजगार की जनता बात करती है या युवा पीढ़ी बात करती है, जिसको साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है, अगर वो इस बात से सहमत होती है तो फिर सब कुछ भला चंगा ही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है
कि ऊपर से लेके नीचे तक जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं वो एक बार फिर से रंग दिखाएगी और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को अभी बहुत कुछ साबित करना है, बहुत कुछ हासिल करना है, इसलिए उनके सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ हासिल होता है कांग्रेस को यहां पर और कौन जीतता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।